Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Contract of Agency from section 196 till 200 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेक्शन 182 से 189। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 196 से। सेक्शन 196 एक्चुअली डील करता है द राइट्स ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स विच आर डन फॉर हिम विदाउट हिज authority. So now what is the effect of ratification? Simply इस सेक्शन के अगर आप टाइटल को देखें तो उसमें क्या बात की गई है। पहली बात क्या है कि अगर किसी पर्सन की अथॉरिटी के बगैर कोई काम किया जा रहा है तो उसके बाद उस पर्सन के राइट्स क्या होंगे और उस काम की रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा। अब पहले तो देखना है कि रेटिफिकेशन क्या होता है। रेटिफिकेशन सिंपली लॉ की लैंग्वेज में आप अप्रूवल को कहते हो, यानी किसी ऐसे एक्ट की अप्रूवल देना, किसी ऐसे एक्ट को परमिट करना, अलाउ करना जिसके बगैर, जिसके अप्रूवल के बगैर उस एक्ट को बाइंड नहीं किया जा सकता, उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। और जो ये राइट्स ऑफ पर्सन की बात की है ये प्रिंसिपल के बारे में कह रहा है। आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमने क्या कहा था, दो पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल और एजेंट। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसके काम कर रहा होता है। सो इस सेक्शन में जब कोई एजेंट प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बगैर कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है जिसका प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं है तो उसके बाद उसकी रेटिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा, उसके अप्रूवल का इफेक्ट क्या होगा। सो सेक्शन 196 को अगर हम देखें इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को तो इस सेक्शन में क्या कहा गया है, जहां पर एक्ट्स कोई एक बंदा परफॉर्म करता है यानी कि एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई एक्ट कर रहा है लेकिन प्रिंसिपल की अथॉरिटी नहीं है, उसने परमिशन नहीं दी, प्रिंसिपल के नॉलेज के बगैर, उसकी अथॉरिटी के बगैर, उसे पता ही नहीं है, लेकिन एजेंट कोई ऐसा काम कर रहा है तो यहाँ सेक्शन 196 क्या कहता है, प्रिंसिपल के पास दो राइट्स हैं। कौन कौन से दो राइट्स हैं? सबसे पहला राइट क्या है कि या तो वो उस एक्ट को रेटिफाई कर दे या फिर सेकंड राइट क्या है, वो उस एक्ट को डिसऑन कर दे। रेटिफाई का क्या मतलब है, या तो वो अप्रूवल दे दे या फिर उसको रिफ्यूज कर दे, उसको ऑन करने से वो इनकार कर दे। ये दो राइट्स हैं। अब अगर तो उसने डिसऑन कर दिया तब तो बात ही खत्म हो गई कि कोई इफेक्ट रहा ही नहीं, लेकिन अगर वो रेटिफाई कर रहा है यानी अप्रूवल दे रहा है तो इट विल बी डीम्ड एज हिज अथॉरिटी वॉज इंक्लूडेड इन इट, यानी ऐसा समझा जाएगा कि उसकी परमिशन शामिल थी, उसकी अथॉरिटी शामिल थी, as if the act had been performed by his authority. So simply section 196 में क्या बात की गई है, अगर प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बगैर एजेंट ने कोई काम किया है, प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं है, प्रिंसिपल के पास दो राइट्स हैं, या तो वो उनको रेटिफाई कर दे या तो वो उनको डिसऑन कर दे। रेटिफाई करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उसका अप्रूवल शामिल था, डिसऑन करता है तो उस सूरत में ये समझा जाएगा कि इसका कोई इफेक्ट है ही नहीं। और जब रेटिफाई कर देता है तो लाइबिलिटी किस पर आती है, लाइबिलिटी प्रिंसिपल पर आती है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जैसे ये एक्ट प्रिंसिपल ने खुद करवाया था। और अगर वो डिसऑन कर देता है तो उस सूरत में लाइबिलिटी किस पर आती है, एजेंट पर। नाउ एजेंट अलोन इज लायबल, प्रिंसिपल विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर हिज एक्ट। उसके बाद आता है सेक्शन 197। सेक्शन 197 किसके साथ डील करता है, Section 197 says that ratification may be expressed or implied.
अब इस सेक्शन में क्या बात की गई है, सिंपल, आपको टाइटल से ही समझ में आ गया है कि रेटिफिकेशन दो तरह से हो सकती है। वो रेटिफिकेशन जिसकी बात हमने पिछले सेक्शन में की, यानी कि जो अप्रूवल है वो दो तरह से हो सकता है। वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है, यानी इन रिटन फॉर्म भी हो सकता है, और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर इम्प्लाइडली, दैट मीन्स द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के कंडक्ट से ये बात शो हो रही है कि उसने इस चीज को रेटिफाई कर दिया है। रिटन और ऑरल तो सिंपल, यानी कि अगर वो लिख कर बता देता है या वो जबानी कलामी बता देता है कि मैं इस चीज को अप्रूव कर रहा हूं, इस चीज की परमिशन दे रहा हूं। अब ये जो बात है कंडक्ट ऑफ प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल के बिहेवियर से कैसे पता चलेगा, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एक बंदा है जो कि प्रिंसिपल है, बी दूसरा बंदा है जो कि इस प्रिंसिपल का एजेंट है। अब इस सूरत में क्या हुआ है, बी ने ए के लिए कोई गुड्स खरीदी, यानी एजेंट ने प्रिंसिपल की अथॉरिटी, उसके नॉलेज के बगैर उसके लिए कोई गुड्स खरीदी हैं। प्रिंसिपल को इस चीज़ का कुछ पता नहीं था, ना ही उसने परमिशन दी थी, ना ही उसकी कोई अथॉरिटी शामिल थी, ना ही उसका नॉलेज शामिल था। वही तीन बातें जो हमने सेक्शन 196 में डिस्कस की। तो वो प्रिंसिपल के लिए कुछ गुड्स खरीद लेता है। अब यहां कंडक्ट ऑफ प्रिंसिपल किस तरह से आता है, प्रिंसिपल इन रिटर्न क्या करता है, इस एक्ट की रेटिफिकेशन अपने कंडक्ट से कैसे शो करता है कि वो इसकी खरीदी हुई गुड्स को फर्दर एक तीसरा बंदा जो कि सी है, उस सी को इन गुड्स को बेच देता है। यानी डायरेक्टली वो बी को नहीं कह रहा कि मैंने तुम्हारी इस चीज को अप्रूव कर दिया है, ना वो लिख कर बता रहा है, ना जबानी कलामी बता रहा है, बल्कि अपने कंडक्ट से शो कर रहा है। यानी जो उसने सी को गुड्स बेची हैं वो ये शो कर रहा है कि जो गुड्स तुमने मेरे लिए खरीदी थी, मैं उन गुड्स को अप्रूव कर रहा हूं। ये सेक्शन 197 था। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 198। सेक्शन 198 किसके साथ डील करता है, सेक्शन 198 सेज दैट नॉलेज requisite फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। इस सेक्शन में क्या बात की गई है कि वैलिड रेटिफिकेशन के लिए नॉलेज का होना जरूरी है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो अप्रूवल दिया जा रहा है उसके लिए नॉलेज जरूरी है। कैसे, सेक्शन 198 में क्या बात की गई है कि कोई भी वैलिड रेटिफिकेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि जो एक्ट एजेंट ने परफॉर्म किया है उस एक्ट का जो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। यहाँ मटेरियली डिफेक्टिव से क्या मुराद है, यानी कि उससे एक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई फॉल्ट है, वो रियल बात नहीं है, रियल नॉलेज नहीं है। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजेंट ने क्या किया है, ए एक एजेंट है और दूसरा हमारे पास कौन है, प्रिंसिपल है। लेट्स से कि वो बी है। एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई एक्ट परफॉर्म किया है विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, और वो चाहता है कि प्रिंसिपल से इस एक्ट को रेटिफाई करा दे। तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है कि जो उसके एक्ट के फैक्ट्स हैं, यानी जो इस केस के फैक्ट्स हैं, वो उनको प्रिंसिपल के सामने झूठ बनाकर बता रहा है। यानी वो असल हकाइक प्रिंसिपल से छुपा रहा है और डिफेक्टिव बातें उससे बता रहा है, वो चीज़ जो सच नहीं है। अब यहाँ प्रिंसिपल को तो हकाइक के बारे में नहीं पता, उसको तो असली नॉलेज नहीं पता। तो इस सिचुएशन में रेटिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा कि अगरचे प्रिंसिपल इस एक्ट को रेटिफाई कर भी देता है, तब भी वो रेटिफिकेशन वैलिड कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, डिफेक्टिव हैं एज पर सेक्शन 198। उसके बाद आता है सेक्शन 199। सेक्शन 199 डील करता है इफेक्ट ऑफ ratifying an unauthorized act forming a part of transaction। अब इस टाइटल में क्या बात की गई, अनऑथराइज्ड एक्ट की रेटिफिकेशन का क्या इफेक्ट होगा। सो सेक्शन 199 क्या कहता है कि अगर एजेंट कोई अनऑथराइज्ड एक्ट प्रिंसिपल के बिहाफ पर परफॉर्म कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो चाहता है कि प्रिंसिपल उसके इस एक्ट को रेटिफाई कर दे। तो उस रेटिफिकेशन का प्रोसीजर क्या होगा, वो रेटिफिकेशन किस तरह से वैलिड होगी, क्या वो अनऑथराइज्ड एक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा, क्या वो
जो बाकी पार्ट है ट्रांजैक्शन का उस अनऑथराइज्ड एक्ट से हट के क्या वो उसको रेटिफाई कर देगा, और जो ये अनऑथराइज्ड एक्ट है क्या वो इसको डिसऑन कर देगा, तो क्या सिचुएशन होगी। सो सेक्शन 199 क्लियरली बता रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसमें अनऑथराइज्ड एक्ट परफॉर्म किया गया है एजेंट की तरफ से, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल विल रेटिफाई द होल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ विच सच एक्ट फॉर्म अ पार्ट, यानी कि वो उस होल ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करेगा, किसी एक पार्ट को नहीं करेगा, किसी एक पार्ट को डिसऑन करके बाकी पार्ट को रेटिफाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एजेंट क्या करता है, वो गुड्स की ट्रांसफर करता है, ये उसका एक्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, और साथ ही साथ वो कहता है कि मैं इन गुड्स को ट्रांसफर करने के साथ साथ कुछ ड्रग्स की भी सप्लाई करूंगा, ड्रग्स भी ट्रांसफर करूंगा। अब गुड्स ट्रांसफर करने वाली बात पार्ट 1 हो गया, ड्रग्स की सप्लाई की बात पार्ट 2 हो गई। अब इस सिचुएशन में प्रिंसिपल क्या करेगा, अगर वो चाहते हैं कि मैं गुड्स ट्रांसफर करने वाले पार्ट को रेटिफाई कर दूं और जो ड्रग्स वाला पार्ट है उसको डिसऑन कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि प्रिंसिपल क्या करेगा, बजाय इसके कि उस पार्ट को डिसऑन करे, वो होल ट्रांजैक्शन को यानी ट्रांसफर ऑफ गुड्स को भी और ड्रग्स की सप्लाई को भी वो रेटिफाई करेगा एज पर सेक्शन 199, वो इस चीज का अप्रूवल देगा। उसके बाद आता है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 200 आज की वीडियो का, जो कि डिस्कस करता है रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर दी थर्ड पर्सन। ये सेक्शन 199 से लिंक कर रहा है। पिछले सेक्शन में हमने अनऑथराइज्ड एक्ट की रेटिफिकेशन की बात की, अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अनऑथराइज्ड एक्ट की रेटिफिकेशन से थर्ड पर्सन को नुकसान नहीं होना चाहिए। सो इस सेक्शन की अगर आप बेयरक्ट लैंग्वेज को देखें तो वो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है, आपको लगेगा कि पता नहीं इस सेक्शन में क्या बात की गई है। सो ये सेक्शन में अगर आपको बताऊं तो ये सेक्शन सिंपली प्रोटेक्ट कर रहा है द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, जिसके साथ एजेंट डीलिंग कर रहा है। सो उस थर्ड पर्सन के राइट्स को, उस थर्ड पर्सन के इंटरेस्ट को अंडर सेक्शन 200 प्रोटेक्शन दी जा रही है। कैसे कि इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर थर्ड पर्सन के साथ कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहा है लेकिन प्रिंसिपल की अथॉरिटी शामिल नहीं है, उसकी परमिशन शामिल नहीं है, तो उस सूरत में अगर उस एक्ट से थर्ड पर्सन के राइट्स या इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं और अगर ये बात प्रिंसिपल के नॉलेज में आ जाती है कि एजेंट के एक्ट से थर्ड पर्सन के राइट्स या इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो ऐसे एक्ट को रेटिफाई नहीं करेगा, वो किसी ऐसे एक्ट की अप्रूवल नहीं देगा जिससे थर्ड पर्सन के राइट या इंटरेस्ट को कोई नुकसान हो रहा हो। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सेक्शन 196 से 200 पर। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।